आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई से शॉर्ट में, या फिर रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच आई ई। डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी चेंज, जो डेल्टा साइन है इट होल्ड्स फॉर एंथैल्पी। एंथैल्पी को ही हम एनर्जी बोल सकते हैं, तो दिस इज जस्ट लाइक ए एनर्जी चेंज। अब पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। डेफिनेशन क्या है कि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from outermost orbit of an isolated oblique gaseous atom. पहले अपन ये समझ ले, आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है अकेला एटम। ठीक है, अकेला एटम किसी भी कंपाउंड का कर देंगे हम तो गैसियस स्टेट में ही आ जाएगा। यानी जैसे सोडियम मेटल है तो बहुत सारे एटम एक साथ है, मैं एनर्जी दूंगा तो पहले वो पिघलेगा सारा मेटल, फिर मैं और एनर्जी दूंगा वेपोराइज होगा। जैसे ही वेपोराइज होकर गैसियस हो जाएगा सारे एटम स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, तो एटम जैसे स्प्लिट होंगे किस फॉर्म में आ जाएंगे, आइसोलेटेड फॉर्म। ठीक है, तो इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब भी हम एनर्जी देते हैं साइन के हिसाब से ये होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड के लिए हमें यूज करते हैं कि इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस जो होता है उसके लिए नेट एनर्जी चेंज होता है पॉजिटिव। तो डेल्टा एच का जो साइन आएगा इसके लिए वो क्या साइन आएगा, पॉजिटिव। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच का साइन आता है नेगेटिव और रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सा है, दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ये है कि डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों है, वाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उसका कारण यह है कि अगर मैं एटम में न्यूक्लियस बना दूं और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन बना दूं, मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालना है। ठीक है, बट दिस इलेक्ट्रॉन इज बाइंड टू न्यूक्लियस बाय इट्स अट्रैक्शन फोर्स। भाई इलेक्ट्रॉन जो यहां पे है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस और ये बाइंड है ना बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर मान लो ये इससे बंधा हुआ है और मुझे इसे तोड़ना है, ठीक है, तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इसको रिमूव करने के लिए। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, आउटर मोस्ट वाला। ठीक है ना, तो एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सबसे पहले बाहर वाले से, फिर इधर से, अगर वो निकल गया तो फिर अंदर आएंगे, फिर ऐसे। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं हर लेवल पे, हम ये न्यूक्लियस के पास वाला निकाल। ठीक है, तो आयोनाइजेशन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस, वो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही चलता हुआ आगे आता है। बात समझ आ गई, क्योंकि ये बंधा हुआ है न्यूक्लियस से, इसलिए अपन को एनर्जी देनी पड़ रही है इसको निकालने के लिए बाहर। ठीक है ना, और जो एनर्जी देनी पड़ रही है उसी एनर्जी को हम क्या नाम दे रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, आईई। कि हमने एक m एलिमेंट लिया गैस स्टेट, हमने एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया, ये हो गया m प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसको मैं बोलूंगा IE1। IE1 का मतलब है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, m प्लस से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूं m प्लस 2, इसको मैं बोलूंगा IE2, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ये होगा I3, तो ये हो जाएगा m प्लस 3 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब पॉइंट ये है कि I1 इज ऑलवेज लेस देन I2, I2 इज ऑलवेज लेस देन I3, और आगे बढ़ते जाएं, ये रिलेशन हमेशा सही है। अब हम ये देखें कि रीजन क्या है इसका। रीजन ये है कि एक पॉइंट लिखा था हमने कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड रेडियस डिक्रीजेस। तो रेडियस अगर मैं देखूं तो रेडियस का ऑर्डर क्या होने वाला है, m ग्रेटर देन
m प्लस ग्रेटर देन m प्लस 2 ग्रेटर देन m प्लस 3। न्यूक्लियस के आसपास इसकी साइज अगर इतनी है तो न्यूक्लियस के आसपास इसकी साइज बहुत कम होगी। क्या होगा कि मैं जिस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहा हूं, मान लीजिए मैं इन दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूं, किस पे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा? इस पे, बिकॉज इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस। ज्यादा अट्रैक्शन है तो यहां से निकालना डिफिकल्ट होगा ना। जितना डिफिकल्ट होगा एनर्जी उतनी ही देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर व्हेन वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं वैसे वैसे साइज छोटा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पास में आता जा रहा है न्यूक्लियस के, तो अब उसको निकालना डिफिकल्ट होता है। बात समझ आ गई? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहला फैक्टर जो अपन देख रहे हैं वो है रेडियस। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। कैसे? कि अगर मैं रेडियस बढ़ाता जाऊं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, यानी वही चीज मैं समझा रहा हूं कि अगर रेडियस ज्यादा है और मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है यहां से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है और यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट। बोलो डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसमें, ठीक है ना, और डिफिकल्ट है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर साइज कम है। ठीक ना, तो रिलेशन हो गया, रेडियस बढ़ेगी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम बोलते हैं Z इफेक्टिव, प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। Z इफेक्टिव किसको रिप्रेजेंट करता है? नेट अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इस केस में ये होगा कि अगर मान लीजिए हम Z इफेक्टिव बढ़ाते जाएं, अगर हम Z इफेक्टिव बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। Z इफेक्टिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेट अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियस उसको ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, तो तोड़ना उतना ही डिफिकल्ट होगा ना उसका, और जितना डिफिकल्ट होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही हाई होने वाली है। तो Z इफेक्टिव बढ़ा, इसका मतलब क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। समझिए बात? तो साइन अपन ने कौन सा लगा दिया? प्रोपोर्शनल। ये मैथमेटिकल साइन नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि इसके बढ़ने से ये बनता है, पर ऐसा नहीं है कि लीनियर इक्वेशन वाला कर्व है कि आप बना दोगे ये यहाँ से y प्रोपोर्शनल x वाला कर्व बना दो। तो ये कोई फार्मूला नहीं है मैथमेटिकल, ये जस्ट एक सिंबॉलिक है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं अपन स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, तो शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो ये है कि S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। उसका कारण है कि S इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन सा आएगा, तो कौन सा आएगा? S वाला। ठीक है, अगर मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस है तो ज्यादा अच्छी तरीके से कवर कर पाएगा। ठीक है, दूसरा एक और रीजन आता है कि अगर मैं साइज का ऑर्डर देखूं तो साइज S लेस देन P लेस देन D लेस देन F। S का शेप इस तरीके से, P सिंगल डंबल, D डबल डंबल और F उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी तो ये जो है डिफ्यूज टाइप का हो जाएगा।
डिफ्यूज होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक बड़े एरिया में फैले हुए होंगे, और जितने बड़े एरिया में फैले होंगे न्यूक्लियस को उतना ही अच्छी तरह कवर नहीं कर पाएंगे। इसको मैं और डिटेल में भी आगे समझाऊंगा एक और चीज से, ठीक है। होगा ये कि अगर शील्डिंग पुअर है, इफ शील्डिंग इज पुअर then attraction on outermost electron increases, so radius decreases and IE increases। ये लाइन समझ पा रहे हैं? लास्ट क्लास में अपन ने एक्सेप्शन लिए थे रेडियस के, तब मैंने बोला था गैलियम ज्यादा है, गैलियम रेडियस में कम है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में पुअर शील्डिंग ऑफ एफ। हमने इन दोनों चीजों को कैसे समझा था कि अगर अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, रेडियस कम होगी, और रेडियस जैसे ही कम होगी वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेडियस कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, तो उल्टा रिलेशन सोचेंगे ना। शील्डिंग पुअर है तो रेडियस डिक्रीजेस, और रेडियस डिक्रीजेस यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। बात समझ आ गई? ये चीज क्लियर है पॉइंट ये? तो शील्डिंग ऑल्सो अफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, ठीक है ना। ये हम आगे और एग्जांपल्स में समझते हैं। चौथा जो फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड स्ट्रक्चर, फुली फिल्ड स्ट्रक्चर। ऐसा होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबल होते हैं नेचर में। स्टेबल होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी कम होती है, इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी लो। अगर मैं बोलूं कि किसी की इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी लो है, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन का निकालना, इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज डिफिकल्ट। बोलो, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट है इसका मतलब क्या हुआ कि आई इसका क्या होगा, ज्यादा। तो आई इनका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल कौन सा ले रहा हूं कि NH2 इज मोर स्टेबल देन NH2NP1। बोलो, ये फुली फिल्ड है, ठीक है। पी में कितनी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ही आया हुआ है ना, तो मैं इसको हाफ फिल्ड बोल सकता हूं ना फुल फिल्ड बोल सकता हूं, तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया। स्टेबिलिटी मैं लिख देता हूं NP3 और NP4। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, क्यों, हाफ फिल्ड है, हम इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड। मैं लिख दूं NP6 और NP5, NP6, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया। अब इस वजह से एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शन कैसे आएंगे वो देख रहे हैं हम। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4, ठीक। अब हम ये बोल सकते हैं कि p3 दिख रहा है तो इट इज हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड है इसका मतलब इट इज मोर स्टेबल, और जिसको हमने मोर स्टेबल बोल दिया है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना यहां से मुश्किल है। तो आई का अगर मैं ऑर्डर देखूं इसमें तो नाइट्रोजन इज मोर देन, समझ गए बात, ठीक है ना। तो ये एक तरह से एक्सेप्शन में काउंट होगा। अभी मैं समझाता हूं इस बात को कैसे, है ना। रेडियस में नहीं कर सकते, यही बात है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये सारी प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, ठीक है ना।
अब जो एक्सेप्शन है वो ऑलरेडी मेजर्ड वैल्यूज है हमारे पास। जैसे मान लो मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रेडियस की बात करूं, रेडियस इधर जाने पे ये तो पढ़ ही चुके हैं कि कम होती जाती है। मान लो इसकी रेडियस 10 है, इसकी 8 है। अब अगर बच्चा रेडियस वाला लॉजिक लगाए, बच्चा के मैं रेडियस के बेसिस पे सोचूंगा इसको, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा बोलेगा? ऑक्सीजन, जबकि किसकी ज्यादा आ रही है? गलत हो गया ना? क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसका करेक्ट रीजन क्या है? स्टेबिलिटी किसकी? हाफ फील्ड। तो जो चीज, अब इसको अपन पीरियोडिक टेबल को ऐसे समझते हैं कि ये तो ऑब्जर्वेशनल डेटा है, अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिस इज जस्ट मेरे एक्सप्लेनेशन ओनली। समझ गया? तो यहां पे ये एक्सेप्शनल, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। अब हम इसको कैसे समझाएंगे कि भाई इधर जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, रेडियस कम होती जा रही है, कर दिया एक्सप्लेन। तो ये तो डेटा है और वो एक्सप्लेनेशन है, तो लॉजिक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज हमने पढ़ ली है, एक चीज को एक्सप्लेन करने के 10 लॉजिक है अलग अलग, 10 में से कौन सा बैठेगा इस पे वो याद करना है। बात समझिए? 2 चीजें अपने पास है, एक टूल दे रहा है अपोजिट रिजल्ट, एक टूल दे रहा है, लेकिन अब मैं यहां पे कंफ्यूज नहीं होऊंगा, क्योंकि ये चीज तो मुझे याद करनी पड़ेगी ना। याद होगी तभी तो आगे बढ़ूंगा मैं। नेचर समझ गया ना टॉपिक का क्या है? ठीक है ना, टॉपिक का नेचर है ये याद करके फिर इसको एक्सप्लेन कर। ठीक, चलो अब मैं ये कर रहा हूं कि ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला केस है इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम इधर जाते जाते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट में जाते जाएं, तो होगा क्या? रेडियस में कमी आती जाएगी। रेडियस में कमी आएगी तो हम जनरल बोल सकते हैं ना कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो मैं लिखूंगा कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बीच बीच में एक्सेप्शन भी होंगे, वो हम बाद में देखेंगे। एक ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक ना। जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि यहां मैं ले लूं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब पीरियोडिक टेबल में मैं इधर जा रहा हूं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। मुझसे पूछा जाए आई का ऑर्डर बताइए, तो इधर जाने पे रेडियस कम होती है, आई बढ़ता है, तो क्या ऑर्डर हो गया? बोरोन लेस देन नाइट्रोजन। सही है बात? ठीक है। और दूसरा जो है, नोट करो, दूसरा हम देख रहे हैं इन ए ग्रुप, इसमें मैं लिख रहा हूं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक, यानी कि हमें बोल रहे हैं कि टॉप से बॉटम में हम नीचे जाते हैं, सपोज कीजिए, तो रेडियस क्या होती जाती है? इंक्रीज करती जाती है, और रेडियस इंक्रीज करती जाएगी तो इसका उल्टा आई क्या होती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। फॉर द एग्जाम्पल मुझसे पूछा जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नीचे जा रहे हैं अपन इस साइड, तो आई का ऑर्डर क्या होगा? लिथियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम, ये आई का ऑर्डर। लॉजिक समझ में आ गया क्या है इसका? बोलो। नीचे जाने पे रेडियस बड़ी होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक, ये तो क्या जनरल ट्रेंड, इधर आई बढ़ता जा रहा है, इधर आई कम होता जा रहा है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से एक्सेप्शंस, वो देखना कैसे। एक्सेप्शंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहला एक्सेप्शन मैं लिख रहा हूं कि अगर हम लिथियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस साइड जाते हैं, है ना, और लास्ट में लिख देता हूं नियम।
तो इनमें जो एक्सेप्शंस हैं वो इनमें है, 3 एलिमेंट में, नाइट्रोजन, नियोन। एक्सेप्शन क्यों है इसका? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, इसका मतलब फुली फिल्ड, समझ आ रहा? इसका एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, इसको मैं क्या काउंट करूंगा? हाफ फिल्ड। और उसके बाद नियोन में पूरी तरीके से भरा हुआ है 2p6, पूरा भरा हुआ है, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा? फुली फिल्ड। ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं, दे आर स्टेबल स्ट्रक्चर, और अगर स्टेबल होंगे तो इनका आई एक्सेप्शनली क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मान लो मैं कंपेयर करता हूं बेरिलियम को नाइट्रोजन से, ठीक है ना? अब वो जो क्वेश्चन पूछा था आपने, उसका जवाब है। मान लो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, अब मैं कहूं कि भाई ये तो फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, तो ज्यादा स्टेबल ये होना चाहिए, तो आई ज्यादा इसका होना चाहिए ना। लेकिन आई किसका ज्यादा होता है? इसका। कारण क्या है कि हम बहुत दूर चले गए ना कंपेरिजन में। अगर हम इमीडिएट से कंपेयर करते तब तो बता सकते थे, लेकिन मैं इतना दूर जाके कंपेयर करूंगा, वो रिलेशन वैलिड नहीं होगा। तो अगर इसमें एक्सेप्शन कहां कहां होंगे वो देखना है। एक्सेप्शन क्या हुआ है वो समझ लीजिए। बेरिलियम को बोरोन से कंपेयर कर रहा हूं, ये 2s2, ये 2s2 2p1। बताइए ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला, ये ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब इसका आई ज्यादा होगा। मैं कंपेयर कर रहा हूं नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से, 2p3 और ये 2p4। हाफ फिल्ड की वजह से ये स्टेबल है, इसका मतलब आई किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन। अब अपन क्या करेंगे वो समझ लो। मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, और नॉर्मल ऑर्डर मुझे पता है कि इधर जब हम जाते हैं तो आई का वैल्यू क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अगर हम इस चीज को फॉलो करें तो ऑर्डर आना चाहिए था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सही है बात? लेकिन ये ऑर्डर रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इन दोनों में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि लिथियम लेस देन बोरोन, लेस देन बेरिलियम, लेस देन कार्बन, लेस देन ऑक्सीजन, लेस देन नाइट्रोजन, लेस देन फ्लोरीन, लेस देन नियोन। समझ गए बात? ये ऑर्डर आप याद करोगे। करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? ये वाला डेटा बेस्ड ऑर्डर है ये, ठीक ना? अब डेटा बेस्ड ऑर्डर ये पता लग गया तो हमने एक्सप्लेन कैसे कर दिया इन दोनों को। ये दोनों क्यों फ्लिप कर गए? क्योंकि बेरिलियम वाज मोर स्टेबल। ये दोनों क्यों फ्लिप कर गए? नाइट्रोजन वाज मोर स्टेबल, ठीक है? लेकिन अगर बच्चा ये कहे कि बेरिलियम तो स्टेबल है, मैं बेरिलियम को कंपेयर करूंगा फ्लोरीन से, ठीक है ना? तो फिर वो नहीं कर सकता ना। अगर वो लॉजिक यहां ही लगा देगा तो कहेगा ये ज्यादा स्टेबल है तो आई इसका ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ज्यादा होना चाहिए वो लाइन वैलिड नहीं होगी। जब डेटा अपने सामने है तो हम उसको थोड़ा झुटला पाएंगे। समझिए बात? तो डेटा ये सजेस्ट करता है कि फ्लोरीन ज्यादा है। अब हम सिर्फ कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्लियर है पॉइंट? और सेम ऐसा का ऐसा ऑर्डर मैं नीचे वाले ग्रुप के लिए ले लूं। सोडियम के नीचे इधर एल्यूमिनियम, इधर Mg, इधर सिलिकॉन, इधर सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। ये बात समझ आ गई? ये आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन के साथ ही ऑर्डर है। तो अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि इन चारों को आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में जमाइए, या ये पांचों पूछ लिए जाए, तो मैं यहां से यहां तक करूंगा। अगर बच्चा इस एक्सेप्शन ध्यान ना रखे तो यहां से यहां तक ये लिखने वाला है ना, जबकि इन एक्सेप्शन को शामिल करके करेक्ट ऑर्डर क्या है? क्लियर है सबको ये बात? कोई डाउट है पूछ लो। अपन एक्सेप्शन नहीं बोलते हैं वैसे तो, अपन ये बोलते हैं कि इन ए पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैस इज एक्सेप्शनली हाई। कहने का मतलब यह है
कि जैसे मान लीजिए मैं एक पीरियड में जा रहा हूं, लिथियम, उसके बाद यहां बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये देख रहा हूं ना, दोनों एक्सेप्शन शामिल करते हुए चल रहा हूं, याद रखना है। नाइट्रोजन के बाद जो है यहाँ पे इसके बाद जो है फ्लोरीन, और उसके बाद नियोन यहाँ आता है। लेकिन अब नियोन का जो ऑर्डर है ये बहुत ज्यादा होता है, नियोन एकदम से बहुत ज्यादा वैल्यू नियोन की हो जाएगी। तो इसको एक्सेप्शन नहीं बोलूं मैं बोलूं कि आयनेशन इज एक्सेप्शनली हाई, एक तरह से इरेगुलरिटी आ गई ना, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है कि नोबल गैसेस आर वेरी मच स्टेबल, हाईली स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टिविटी इनकी ऑलमोस्ट जीरो होती है, ठीक है। ना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। रिएक्टिविटी नहीं होगी तो स्टेबल बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए नाम इनका क्या रखा है, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, ठीक। तो अब मान लीजिए बच्चे ने ऐसा सोचा कि मैं रेडियस से डिसाइड करूंगा, तो मैंने रेडियस में लिखाया था कि रेडियस इज हाईएस्ट, ये एक्सेप्शन था। अगर बच्चे ने रेडियस के हिसाब से सोच लिया तो उसका आंसर आने वाला है कि लोवेस्ट है, ठीक ना, जबकि एक्सेप्शन क्या है, ये हाईएस्ट है। लेकिन हाईएस्ट होने का रीजन, रेडियस हाईएस्ट होने का रीजन क्या था, वान डर वाल रेडियस, और आई हाईएस्ट होने का रीजन क्या है, स्टेबिलिटी। तो हर जगह अलग अलग एक्सप्लेनेशन लगने वाली है, आप ऐसे नहीं कि लॉजिक लगाते रहोगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन है, ये लॉजिक है, पर ऐसा नहीं है कि ये लॉजिक हम सब जगह बिठा देंगे कि जहां भी देखा वहां पे लगाना चालू कर दिया, ठीक है ना। तो लॉजिक से ऑर्डर निकालना नहीं सिखा रहे हैं, ऑर्डर बता रहे हैं, लॉजिक उसका समझा रहे हैं, यही पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना।